वेलकम बच्चों। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब देखते हैं जी कि फ्रिक्शन कितने टाइप का है। और बच्चों ये जान लीजिए कि जब तक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं पिछले में बता चुका हूँ, फ्रिक्शन किस किस बात पे डिपेंड करता है ध्यान दीजिए। पहला, फ्रिक्शन दोनों सरफेसेस की रफनेस पे डिपेंड करता है। ठीक, और दूसरी चीज कि फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है कि दोनों का एरिया, जैसे क्या है, दो साइकिल चला रहे हो, आप को ही चलाना है, दोनों साइकिल का वेट अगर बराबर है, एक का चौड़ा टायर है एक का पतला टायर है, फ्रिक्शन दोनों में सेम लगेगा। इज दैट क्लियर? और इसी तरह से क्या है कि फ्रिक्शन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि नॉर्मल रिएक्शन, मैंने अभी आपको ध्यान होगा मैंने कहा कि दोनों आप ही चला रहे हो, साइकिल का वेट भी बराबर है। तब अगर क्या है, जिस साइकिल पे कोई एक की बजाय दो लोग बैठ जाएंगे तो उसका वेट ज्यादा हो जाएगा, वहां फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको ये सब क्या है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ही सोचनी है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाना 8th क्लास के स्टैंडर्ड में कुछ भी नहीं है, केवल प्रैक्टिकल सिचुएशन सोचनी है और उसके बाद। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कि दो अगर सरफेसेस कांटेक्ट में है और रेस्ट में है, तो अगर जैसे मान लीजिए ये जैसे क्या है, ये टेबल हो गया, ठीक, ये टेबल हो गया जी। अब इस पे क्या है, हमने वो लगा दिया, ये कोई बुक रखी हुई है, उस बुक के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं F, और ये क्या है, बुक मूव नहीं कर रही है, स्मॉल एफ। इफ बोथ सरफेसेस आर नॉट इन मोशन, या कहिए ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तभी तो रिलेटिव मोशन में आएगा। अगर क्या है कि इफ, पहली बार, इफ द body is not in motion, even application of force, मतलब फोर्स लगाने पर भी बॉडी क्या है, मोशन में नहीं है, रेस्ट में ही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, देन अप्लाइड फोर्स विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए, विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर। ठीक है, और ऐसे फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, एंड ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस whenever the body is at rest, या कहिए सरफेसेस आर एट रेस्ट, जैसे इस सिचुएशन में। ठीक है, हाँ, तो ये देखिए क्या है, इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस whenever both are at rest, मतलब दोनों रेस्ट में। ठीक है, पर इस कंडीशन में अभी मैं ऊपर की कंडीशन बता चुका हूं कि जितना हम फोर्स लगा रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, आल्सो in this situation force applied will be equal to force of friction।
या कहिए स्टैटिक फ्रिक्शन की केस की बता रहे हैं। अब देखते हैं क्या कि लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन क्या चीज है। लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक, ये क्या है? अब किसी भी बॉडी के ऊपर आप फोर्स जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाएगा, और एक ऐसी सिचुएशन मिलेगी कि बॉडी विल बी जस्ट रेडी टू स्लाइड। देन इन दैट सिचुएशन द फोर्स अप्लाइड will be equal to the frictional force, and that frictional force is called limiting static friction, ठीक है? तो क्या कहेंगे? whenever the force on a body is increased, force क्या है? इंक्रीज किया जा रहा है। whenever the force on a body is increased, it's क्या होगा? It's वो frictional force also increases, ठीक है? The situation when the body is just ready to slide, the situation when the body is just ready to slide, ठीक, then the force of friction, that force of friction is called limiting static friction. Then that force of friction is called limiting static friction. ठीक है? उसको हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, कि मतलब मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट विच, या क्या, आफ्टर विच द बॉडी इज जस्ट रेडी टू स्लाइड, ठीक। यहां हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कहे, इट इज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन after which the body after की बजाय at which करते हैं, क्योंकि at which the body is just ready to slide, मतलब स्लाइड करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया, ठीक है। उसको हम लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि व्हेन इट इज द ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस व्हिच आर इन मोशन, ठीक है। ये इट इज द फोर्स ऑफ friction, it is a force of friction when two surfaces are in motion, are in relative motion, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब एक बार अगर बॉडी मोशन में आ गई तब आप उस मोशन को मेंटेन करने के लिए कम फोर्स लगाते हो तब भी वो चलती रहेगी, ठीक है। एक और ये क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन
is less than limiting static friction। ठीक, अब बच्चों ये एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम देता हूं। बाइक स्कूटर आप सब चलाओगे तो नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे हो, पर देखिए मम्मी पापा या भाई बहन किसी से भी पूछिए, बाइक को स्टार्ट करते समय किस गियर में स्टार्ट करते हैं और क्यों स्टार्ट करते हैं। और एक बार स्पीड आ जाती है, लगभग 25-30 की स्पीड अगर आ गई है, 40 की स्पीड आ गई, तब हम किस गियर में चेंज करते हैं। ठीक, मैं बता दे रहा हूं कि जो फर्स्ट गियर में ही अगर गाड़ी क्या है खड़ी है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट गियर लगाया जाता है। फर्स्ट गियर में फोर्स सबसे ज्यादा रहता है, स्पीड कम रहती है। फर्स्ट गियर से ही अगर चलाओगे ना तो क्या होगा, गाड़ी के अंदर फोर्स ज्यादा क्रिएट होगा, वो मतलब हैवी चीज को भी खींच लेगी, पर क्या है उसकी स्पीड मैक्सिमम 10-15 से ज्यादा करोगे ना तो क्या है, गाड़ी की का शोर सुनाई देगा ज्यादा। इज दैट क्लियर? तो क्योंकि स्टार्टिंग में लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है, रेस्ट में है, तो बॉडी को जस्ट रेडी करने के लिए, चलाने के लिए सबसे ज्यादा फोर्स चाहिए। और जैसे ही बॉडी मोशन में एक बार आ गई तो उसके बाद क्या है, सेकंड गियर, थर्ड गियर, जिसमें की स्पीड होगी। ठीक है, तो इसलिए तो और इसी तरह से क्या कहेंगे, जैसे कार वगैरह में देखिएगा, फिफ्थ गियर जो लगता है वो 60 की स्पीड के ऊपर ही लगेगा। अगर 60 की स्पीड क्या 30 की स्पीड पे आप फिफ्थ गियर लगा देंगे ना, गाड़ी धक्का देके झटके देके बंद हो जाएगी। और इसी तरह से बाइक वगैरह क्या है, अगर थर्ड या फोर्थ गियर में आप स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। स्टार्ट तो ऑन तो होगी, पर क्या है, गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी। ठीक है, दैट इज क्योंकि लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन को से हटने के लिए हमें सबसे ज्यादा फोर्स चाहिए, इसीलिए फर्स्ट और सेकंड गियर, फर्स्ट गियर में स्टार्ट की जाती है। और एक बार मोशन आने के बाद काइनेटिक फ्रिक्शन घट जाता है, जिसके कारण से हमारी गाड़ी आराम से चलती है। ठीक है, तो अब अच्छा बच्चों, एक चीज और कि लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन तो मैंने बताया, स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बताया। एक स्टैटिक फ्रिक्शन भी होता है जब क्या है, दो सरफेसेस रेस्ट में रहे पर तब भी उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं मूव कराने के लिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। मुझे सबसे पहले क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन ही बताना चाहिए था। स्टैटिक फ्रिक्शन फर्स्ट पॉइंट होगा, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन सेकंड पॉइंट और काइनेटिक फ्रिक्शन थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो अभी देखिए कि हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन it is the force of friction between two surfaces at rest. It is the force of friction between two surfaces which are at rest। ठीक है, जो कि रेस्ट पर है। और सेकंड हम कहते हैं क्या, ठीक, जैसे क्या टेबल पे बुक रखे हुए हो और हल्का सा फोर्स लगा रहे हैं बुक को मूव कराने के लिए, पर क्या हो रहा है, बुक मूव नहीं कर रही है। ठीक, और धीरे धीरे फोर्स बढ़ाते जाओगे, एक ऐसी सिचुएशन मिलेगी जब बुक बिल्कुल स्लाइड करने के लिए तैयार होगी, तो वो मैक्सिमम फोर्स क्या होगा, दैट विल बी कॉल्ड लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। और उसके बाद क्या है, जब वो बुक मोशन में आ जाएगी तब काइनेटिक फ्रिक्शन। तब भी आपको मोशन में बनाए रखने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो थोड़ा सा स्लिप करेगी, उसके बाद रुक जाएगी। अब क्या है, नेक्स्ट फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड के बाद ये फोर्थ बात करते हैं जी, है ना। फोर्थ पॉइंट क्या कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी नाम आता है जी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस whenever both are sliding over each other। सिंपल सी बात है। हाँ, whenever two bodies slide over each other, ठीक, then the force of friction is called क्या कहते हैं जी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है। तो बच्चों ये केवल आपको इंट्रोडक्शन ही जाननी है कि कौन सी चीज है। हाँ, अब इसके बाद एक आता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो बच्चों एक चीज कहें कि जैसे पहिया गोल है, क्यों? ठीक है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जो है, किसी को चीज को रोल करना बड़ा आसान है। आपके एनसीईआरटी में भी ये एक एग्जांपल दे रखा है कि ये क्या है, बुक को स्लाइड कराए थे, नहीं चली जा रहा है, पर क्या है, ये पेंसिलें रख दिए, 3-4 पेंसिल रख दिए, पेंसिल है ना, तो पेंसिलों के ऊपर आपने बुक रखी और बुक को थोड़ा सा पुश किया, बुक विल मूव, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बजाय ये कौन सा फ्रिक्शन है? रोलिंग फ्रिक्शन है। इज दैट क्लियर? एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज मिनिमम इन नेचर। इसीलिए क्या है, पहिए गोल होते हैं और फिर सब जगह, जैसे फैन में भी यूज किया जाए, बॉल बेयरिंग यूज किए जाते हैं, है ना। तो it is the force of friction whenever any body rolls on a surface। ठीक है, किसी सरफेस के ऊपर रोल करती है, और ये स्टार करके लिख दे रहे हैं, इट इज, या कहिए रोलिंग फ्रिक्शन इज मिनिमम इन नेचर। मतलब ये क्या है, नेचर में सबसे कम है। जितने भी फ्रिक्शनल फोर्सेस जानते हैं, सबसे कम यही फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक, अब देखते हैं एक और क्या, कि 6 पॉइंट फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, जैसे ही हम किसी लिक्विड या फ्लूइड में से पास होते हैं, तो उसके कारण से भी हमारे ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगता है। जैसे हम हवा के, जैसे आंधी नहीं, तेज हवा ही चल रही है, तो तेज हवा के अगेंस्ट हम अगर जाने की साइकिल चलाएंगे तो क्या होगा, हमें ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। दैट इज ड्यू टू फ्लूइड फ्रिक्शन। मतलब एयर इज आल्सो फ्लूइड। तो इसी तरह से क्या है, पानी के अंदर दौड़ने में क्या होगा, फ्लूइड फ्रिक्शन। इसीलिए हमें दौड़ने में काफी दिक्कत होती है। ठीक है, इट is the force of friction applied due to, it is the force of friction applied due to, किसके कारण से जी, due to a fluid whenever any body moves through it। इसके अंदर से अगर कोई बॉडी पास होती है तब की बात है। ठीक है बच्चों, अब ये है, इतने एग्जाम्पल सोचिए। ठीक है, फिजिक्स में आप तभी सही मायनों में पढ़ाई हो सकती है जब आप और भी सराउंडिंग के एग्जाम्पल सोचिएगा।
ठीक है। ओके, थैंक यू।